हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। अभी तक हमने विश का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया था। हमने विश की क्लासिफिकेशन कवर कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि विश हमारी बॉडी में जाके कैसे एक्शन करता है, कैसे हमारे प्राण हरता है। और फिर हम देखेंगे कि विश जब चला जाता है हमारी बॉडी से, फॉर एग्जांपल अगर हमने विश को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी से विश जो है वो चला गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है विष की गति। तो विष की गति में क्या होता है कि दो हमने विष पढ़े थे, स्थावर विष और जांगम विष। स्थावर विष वो होते थे जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, पॉइजनस वो। और जांगम विष होते थे जो हमारे एनिमल्स होते हैं, पॉइजनस वो। तो स्थावर विष जो है, जो हम प्लांट्स है उनको तो हम ओरली कंज्यूम करेंगे, तो उनकी उसकी गति बताइए डाउनवर्ड्स, ठीक है। और जो जांगम विष है, जैसे कोई एनिमल वगैरह वो बाइट करता है तो वो जनरली पैर वगैरह पे ही बाइट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन बताई थी अपवर्ड्स। ये इन जनरल भी हम कंसिडर करते हैं, और ये गंगाधर है, उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी। लेकिन चरक के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन बताई है। क्या बताया उन्होंने? जंगम स्याद अधोभाग, मतलब जंगम की जो डायरेक्शन है वो अधोभाग होती है, लाइक नीचे जाती है, ठीक है, डाउनवर्ड्स होती है। ऊर्ध्व भागम तो मूलजम, और जो मूल की डायरेक्शन है वो ऊर्ध्व होती है। तो ये हो गया हमारा विष की गति। उसके बाद एक चीज़ और होती है कि ट्रीटमेंट पर्पस में ना, जैसे कि अगर हमने स्थावर विष कंज्यूम कर लिया है तो स्थावर विष की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए हम जांगम विष कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब जांगम विष की डायरेक्शन अपवर्ड्स होएगी, तो दोनों अपने इफ़ेक्ट्स को नलिफाई कर देंगे, दोनों कॉन्ट्रा मतलब नलिफाई हो जाएंगे दोनों के इफ़ेक्ट्स। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं कि स्थावर विष में हम ये बोलते हैं कि हम स्थावर विष के ट्रीटमेंट में जंगम विष यूज़ कर सकते हैं, और जंगम विष के ट्रीटमेंट में हम स्थावर विष यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट होती है, तो दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। उसके बाद आता है विष की प्राण हर प्रक्रिया, कि हमारे जो विष है वो कैसे प्राण हरते हैं, वो क्या प्रक्रिया होती है, वो बॉडी में जाके क्या करते हैं। विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दुष्यति शोषणम। तो विषम देह में जाके, विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दुष्यति शोषणम। प्राग सबसे पहले, दुष्यति शोषणम, शोषण होता है हमारा शोणित होता है हमारा रक्त, तो सबसे पहले वो रक्त को दूषित करता है। प्राग दुष्यति शोणितम मतलब वो रक्त को दूषित करता है सबसे पहले। कफ पित्त अनलांश अनु समदोषम सह आश्यानम। तो फिर सबसे पहले उसने रक्त को दूषित किया, उसके बाद वो कफ, पित्त और अनिल, अनिल मतलब वात, इन सभी को दूषित करता है उनके आश्रय के साथ। कफ पित्त अनिलांश अनु, अनु मतलब बाद में, तो रक्त दूषित करने के बाद वो वात, पित्त और कफ को दूषित करता है सह आश्रय, मतलब जहाँ वो दोष आश्रित है उस आश्रय के साथ उनको दूषित करता है। ततो हृदयम आस्थाई देह उच्छेद्य कल्पते। उसके बाद वो हृदय में, हार्ट में जाके स्थित हो जाता है और शरीर में छेद करता है, मतलब शरीर में होल्स करके मृत्यु कराता है। तो सबसे पहले क्या होता है, विष शरीर में प्रवेश करके सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। इसके बाद वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को और सभी आश्रयों को एक साथ दूषित करता है। अंत में हृदय में स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया कि सबसे पहले क्या होता है, विष का शरीर में प्रवेश होता है, उसके बाद हमारा रक्त जो है वो दूषित होता है, फिर वात, पित्त, कफ दूषित होते हैं, उनके आश्रय जहाँ वो आश्रित होते हैं वो दूषित होते हैं, फिर वो हृदय में प्रवेश करता है, देह में छेद करता है, और इससे क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये हमने देखा कि विष कैसे प्राण हरता है। उसके बाद आता है कि विष अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। सो लेट्स सी। ये पहले वाला श्लोक भी अष्टांग संग्रह का ही था, और ये वाला जो श्लोक है ये भी अष्टांग संग्रह का ही है, और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद होने चाहिए। वैसे मैंने इनके मीनिंग्स आपको बता दिए, एक बार मैं और रीड कर देती हूँ। विषम ही देहम संप्राप्य, देह में जाके प्राग दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलांश अनु समदोषम सह आश्यनाम ततो हृदयम आस्थाई देह उच्च छेद्य कल्पते। फिर आता है हमारा ये वाला, शरीरम दूषिते रक्ते, शरीर में जाके रक्त को दूषित करके सर्वम चिमिचिमायते। तो सबसे पहले क्या होता है, पूरे शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। कोटः स मंडलः
स्वेदो रोम हर्षश्च जायते। कोट हमारा अर्टिकेरिया होता है, ठीक है। अर्टिकेरिया मतलब ये स्किन डिजीज़ है, इसमें थोड़ी मतलब आपके ना रेड रेड पैचेस हो जाएंगे और थोड़े मतलब वो हो जाएंगे, लाइक स्किन पे इरप्शंस आ जाएंगी, ये होता है। मंडल समंडल में भी यही होता है, मतलब कोट और मंडल ये दोनों साथ में या अलग अलग होते हैं। तो कोट में मैंने आपको बताया अर्टिकेरिया होता है, स्किन पे रेड पैचेस होते हैं या फिर इरप्शंस आती हैं। और मंडल में भी सर्कुलर वूंड्स आ जाते हैं, सर्कुलर पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम चकत्ते भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्वेदो, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। रोम हर्ष मतलब हमें जो ये गूज बम्स आ जाएंगे, ठीक है। क्षुद्र कीटा इवांगेशु विसर्पनीति मन्यते, मतलब कि हमारी बॉडी में हमें ऐसा लगेगा कि कोई एक कीड़ा सा हमारी बॉडी में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा विनाम्यते गात्राणि जृंभते, मतलब हम जो है, जो मनुष्य है जिसने विष को कंज्यूम कर लिया है, वो या तो झुकने लग जाता है आगे, ठीक है, या फिर वो क्या करता है, मतलब अंगों को तोड़ता है, मरोड़ता है, झुकाता है और जम्भाई लेता है। मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो वैसे करता है ऐसा, ये सब उसकी बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं। शिशिर प्रिय, उसको ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अभिलाषा होती है, मतलब ठंडी चीज़ों की तरफ वो उसका मन होता है कुछ ठंडी ठंडी चीज़ खाना या फिर ठंडी ठंडी जगह पे रहना। तो हमने क्या क्या देखा कि रक्त के दूषित होने से पूरे शरीर में चिमचिमाहट मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होती है, सबसे पहला। दूसरा हमने देखा त्वचा में कोट और चकत्ते, मतलब कोट और मंडल, ये दो चीज़ होती है। फिर स्वेदो, पसीना आता है। रोमांच, रोमहर्ष मतलब गूजबम्स आते हैं और ऐसा लगता है शरीर पे चींटी या कोई इंसेक्ट चल रहा है। उसके बाद जो रोगी है वो अंगों को तोड़ता, मरोड़ता, झुकाता और जम्भाई लेता है, और रोगी जो है वो शीत वस्तुओं की इच्छा करता है। तो ये श्लोक क्या हो गया? शरीरम दूषिते रक्ते सर्वम चिमायते, कोटः समंडल स्वेदो रोमहर्षश्च जायते, क्षुद्रकीटा इवांगेषु विसर्पनीति मन्यते, विनाम्यते गात्राणि जृंभते शिशिर प्रियः। उसके बाद आता है इल्यूजन और हैल्यूसिनेशन, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इल्यूजन होता है, मैं इल्यूसिनेशन क्यों बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, इल्यूजन एंड हैल्यूसिनेशन। इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रेटिंग सम थिंग्स दैट इज प्रेजेंट, स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट फॉल्स परसेप्शन। और हैल्यूसिनेशन होता है परसीविंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी। मतलब इल्यूजन होता है कि स्टिमुलस है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रस्सी है, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट है लेकिन हमने परसीव उसको गलत किया है, मतलब रस्सी है लेकिन हमें लगा सांप है, तो वो हो गया इल्यूजन। और हैल्यूसिनेशन में है कि कोई है नहीं लेकिन हमें लग रहा है कोई है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ऐसे मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई हैल्यूसिनेट कर रहा है, मतलब कोई एक इंसान है वो आके उससे बात कर रहा है, तो ये होती है हैल्यूसिनेशन। उसके बाद आता है हमारे विष मुक्त के लक्षण, कि मतलब हमारा जो शरीर है वो विष मुक्त हो गया है, उससे विष चला गया है, तो उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो। इसमें होता है प्रसन्न दोषम प्रकृतिस धातुम अनअभिकांक्षम समूत्र जीवम प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्त चेष्टम वैद्यो अवगच्छेद विषम मनुष्यम। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि वात आदि दोषों की स्वाभाविक स्थिति आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रस आदि सब धातु एवं मलों की स्थिति प्राकृत हो जाएगी, मतलब हमारे जो 3 दोष है वो स्वाभाविक स्थिति में चले जाएंगे, और हमारी जो रस आदि 7 धातुएं हैं वो विकृत स्टेट से प्राकृत में चली जाएगी, मतलब अनबैलेंस स्टेट से बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएगी। तो प्रसन्न दोषम प्रकृति धातु ये देख लिया हमने। फिर आता है अनअभिकांक्ष, मतलब अन के टुवर्ड्स इच्छा होएगी। समूत्र जीवम, मतलब हमारे जो मल मूत्र होंगे वो इजीली पास होंगे, ठीक है। जीवा में रस आएगा, मतलब हमें टेस्ट जो है वो हम फील कर पाएंगे। प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, हमारी जो वर्ण इंद्रिय चित्त और चेष्टा है वो सब प्रसन्न रहेंगे। और इन सभी लक्षण से हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जो रोगी है वो विष मुक्त हो गया, मतलब उसके बॉडी से विष जो है चला गया। क्या क्या सिम्टम्स है? सबसे पहले हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, हमारी जो धातु है 7 वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, हमारी अन्न के टुवर्ड्स रुचि बढ़ जाएगी, हमारी जीवा में रस आ जाएगा जिसकी वजह से हम टेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम मल मूत्र वगैरह ये सब अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद हमने देखा हमारी वर्ण इंद्रिय चित्त और चेष्टा ये सभी प्रसन्न हो जाएंगे। इन सभी लक्षण से हम ये समझ सकते हैं
कि हमारा जो रोगी है वो विष मुक्त हो गया है, ठीक है। लेकिन विष मुक्त के उपरांत भी हमें पथ्य अपथ्य का सेवन करना चाहिए, मतलब कि उनका ध्यान करके ही हमें सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि हम सारी उल्टी हरकतें शुरू कर दें जैसे ही हम विष मुक्त हुए। हमें विरुद्ध आहार नहीं लेने, हमें गुस्सा नहीं करना, ठीक है। फिर हमें डरना नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा अनशन, ज़्यादा अध्यशन, मतलब खाना पचने से पहले फिर से खाना, या ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना, ये सब नहीं करना है। और दिवा स्वप्न, हमें दिन में नहीं सोना, मतलब ये सारे उल्टी हरकतें हमें नहीं करनी है विष मुक्त होने के जस्ट बाद। कुछ टाइम तक हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आता है विषवर्धक भाव और विष संकट। विष प्रकृति काल अन्न दोष दूष्य आदि संगमे, मतलब कि हमारे जो विष के समान प्रकृति होती है, विष वाला जो काल होता है, अन्न है, दोष है, दूष्य है, ये सभी मिला के विष संकटम उद्दिष्टतम, ये सभी जो है विष के संकट को बढ़ा देते हैं। शस्तये कोत्र जीवति, और 100 में से कोई एक ही जो प्राणी है वो जीवित बचता है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब किसी विषजुष्ट प्राणी में विष को बढ़ाने वाले कारण जैसे विष प्रकृति, विष काल, अन्न दोष दूष्य आदि की उपस्थिति एक ही साथ हो जाती है तो 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित रह पाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल दो हमारे पास लोग हैं और 2 लोग हैं, उन दोनों ने बाय मिस्टेक विष कंज्यूम कर लिया, लेकिन दोनों पे ही इफ़ेक्ट्स जो है वो सेम नहीं आते, राइट। मतलब एक पे इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल आते हैं और एक पे इफ़ेक्ट्स फिर भी थोड़े कम आते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति दोनों की अलग होती है, दोनों ने जो खाना खाया वो अलग होता है, या दोनों ने किस टाइम पे, किस काल में, किस सीज़न में विष को कंज्यूम किया है वो अलग हो सकता है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो विष के मतलब सिमिलर होते हैं, जो विष के संकट को बढ़ाते हैं। तो प्रकृति में आता है सबसे हार्मफुल पित्त प्रकृति होती है, क्योंकि पित्त भी उष्ण वाली होती है ना, गर्म, पित्तज गर्म प्रकृति होती है, और विष भी हमारा उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो इसलिए पित्तज प्रकृति जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं उसमें से एक पित्तज है तो पित्तज वाले को ज़्यादा हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। फिर है काल, तो काल में वर्षा और ग्रीष्म ये आते हैं। वर्षा क्योंकि वर्षा में वाटर और फूड जो है वो हमारा कॉन्टामिनेटेड होता है, और ग्रीष्म इसलिए क्योंकि हमारी जो अग्नि है वो उसमें मंद होती है। फिर अन्न, अगर हमने उष्ण तीक्ष्ण या विदाही अन्न लिया है वो भी हमारा जो है विष के इफ़ेक्ट्स को और हार्मफुल कराता है। तो हमें अगर बाय मिस्टेक हमने विष कंज्यूम कर लिया तो हमें शीत आहार लेने होते हैं। उसके बाद ये सब आता है कि प्रकृति हमने देख लिया, काल हमने देख लिया, अन्न देख लिया, ये सब अगर ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं तो 100 में से कोई एक ही इंसान है जो जीवित रह पाता है। फिर क्या है, चरक चिकित्सा के अकॉर्डिंग सिर्फ शत क्षीण और वात व्याधि में ही पूर्व रूप नहीं होंगे, क्योंकि वात प्रकोप डिजीज़ है और वात का गुण आशु शीघ्र होता है। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये अभी इससे रिलेटेड नहीं है, ये बस ये बोल रहा है कि वैसे हर डिजीज़ में हम देखते हैं कि पूर्व रूप वगैरह होते हैं, मतलब प्री सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो वात व्याधि होती है हमारी उनके अंदर प्री सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि वात जो है बहुत जल्दी हमारी बॉडी में जाता है, आशु होता है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी में मतलब बहुत तीव्रता से इफ़ेक्ट्स लेके आता है, तो इसलिए उसमें प्री सिम्टम्स नहीं होते। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने विष की गति देखी स्थावर और जंगम के अकॉर्डिंग। उसमें हमने देखा जनरल और गंगाधर ने ये बोला है कि स्थावर हम ओरली कंज्यूम करते हैं तो उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होनी चाहिए, और हमारी जो जंगम है वो हमें जनरली नीचे बाइट करते हैं तो उनकी मूवमेंट अपवर्ड होनी चाहिए। लेकिन चरक ने उल्टा बताया है, जांगम की मूवमेंट बताई उन्होंने अधो, और मूलज की बताई उन्होंने ऊर्ध्व। फिर हमने देखा विष की प्राणहर प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले वो शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो क्या करता है, रक्त को दूषित करता है, फिर वात पित्त कफ तीनों दोष को दूषित करता है उनके आशयों के साथ। उसके बाद हृदय में प्रवेश करता है, देह में छेदन करता है, और फिर उससे मृत्यु हो जाती है। फिर हमने देखा कि अगर हमने विष ले लिया तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी में चिमचिमाहट होती है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होती है। उसके बाद कोट और मंडल हो जाते हैं, स्वेद और पसीना आता है, ठीक है, रोमांच गूज़बम्स हो जाते हैं, और रोगी जो है हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई चींटी या कोई कीड़ा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो रोगी है वो हमको तोड़ता है, मरोड़ता है, झुकाता है और जम्भाई लेता है, स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को। उसके बाद जो रोगी है वो शीत वस्तुओं की इच्छा करता है।
फिर हमने देखा विष मुक्त लक्षण क्या है, कि कैसे हम समझेंगे हमारा जो विष है वो बॉडी से निकल गया। तो उसमें हमने देखा हमारे जो दोष है, धातु है, और हमारा क्या है, दोष और धातु है और मूत्र है, ये सब सम अवस्था में आ जाएंगे। हमारा जो जीवा है उसमें रस आ जाएगा, मतलब हमें टेस्ट परसीव कर पाएंगे हम। उसके बाद हमने देखा हमारा जो अन्न है उसके प्रति हमें रुचि होएगी, हमें भूख लगेगी समय सही टाइम पे। और हमारा जो वर्ण है, मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, इंद्रिय है, चित्त है और चेष्टा है, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हमने देखा विषवर्धक भाव क्या होते हैं। तो प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दूसरे आदि, इन सभी फैक्टर्स अगर विष को बढ़ाने वाले होंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, और उसमें से 100 में से सिर्फ एक ही इंसान जो है वो जीवित रह पाता है। तो इसमें हमने देखा कि सबसे हार्मफुल जो प्रकृति है वो पित्तज प्रकृति होती है, सबसे हार्मफुल जो सीज़न है वो वर्षा होती है और ग्रीष्म होती है, और अन्न जो है वो तीक्ष्ण, उष्ण और विदाही, ये हमें नहीं लेने चाहिए। तो ये हमारा था विष का कॉन्सेप्ट। अब विष के अंदर सिर्फ हमारे 24 उपक्रम बच गए हैं। उसके बाद मतलब हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विष का, उसके बाद हम मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे कि मॉडर्न के बेसिस पे हमारा जो पॉइजन्स है उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, उनके मतलब हमारी बॉडी में वो कैसे कैसे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है पॉइजन्स के, फिर मैनेजमेंट वगैरह, हम ये सब कवर करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप रिवाइजिंग एंड ओके, थैंक यू।